हेलो बच्चों। हमने कल पढ़ा था कि सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है, और आज हम पढ़ेंगे सेल बाउंड्रीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज के लिए? सेल बाउंड्रीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल को लेते हैं कि आपने देखा होगा आपके घर में आपके घर की बाउंड्रीज होती है, ठीक है। तो वो बाउंड्रीज क्या करती है, क्या काम है उन बाउंड्रीज का? तो उन बाउंड्रीज का काम है प्रोटेक्शन, ठीक है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है वो आपको? इन्वायरमेंट, बाहर कैसा इन्वायरमेंट है, आपको बाहर के इन्वायरमेंट से बचाती है। सर्दी से मतलब ठंडी से बचाती है। गर्मी में बाहर कितनी धूप है, गरम गरम हवाएं चल रही है, उनसे बचा रही है। और बारिश में बारिश से बचाती है। तो क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर वो बाउंड्री से कौन आता है, कौन नहीं जाता है, ये सब कंट्रोल भी बाउंड्री की वजह से हो पाता है। बाहर के लोगों से प्रोवाइड करती है, आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे ये सारे क्या है, ये मतलब क्या है, वो काम करती है ये, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई एक बाउंड्री बनाता है, कोई दो बाउंड्री बनाता है, कोई पहले जैसे ना कोई किसी ने अपना घर बनाया, ठीक है, अपने घर के बाहर एक छोटी सी बाउंड्री बना दी, फिर एक बड़ी सी एक पूरी बाउंड्री बना दी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन कैसा है, कौन कैसा है। वैसे ही ऑर्गेनिज्म में भी डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है। कौन से के बाहर सिर्फ एक बाउंड्री होगी और कौन से के बाहर दो दो बाउंड्री होगी, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कि कौन कैसा है, ठीक। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स, तो एनिमल्स में सिर्फ एक बाउंड्री होती है। जैसे प्लांट का एग्जांपल है तो प्लांट में दो बाउंड्री होती है। अगर ये बाउंड्री होती ही नहीं तो क्या होता? हमें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है, हमें प्राइवेसी कहाँ से मिलती है, हमें जो बाहर से धूप छाव गर्मी इनसे हम कैसे बचते? तो वैसे ही अगर सेल्स के पास ये बाउंड्री नहीं होती तो क्या होता? तो जो उनके इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स है वो कैसे काम करते? ऐसे तो कोई भी बाहर का फॉरेन मटेरियल आता, कोई वायरस आता, कोई बैक्टीरिया आता, सेल को मार के चला जाता। तो ये बाउंड्री होना जरूरी है। ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, ये बाहर के इन्वायरमेंट से बचा रही है, ये देख रही है कौन सेल के अंदर आ रहा है, कौन सेल के अंदर नहीं आ रहा है। समझ आई बात? चलो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो इट्स प्रोटेक्ट द सेल, यस करेक्ट। इट गिव इट शेप, हाँ शेप प्रोवाइड करती है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, हाँ कौन अंदर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये मूवमेंट कंट्रोल करती है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म द सेल में हैव वन और टू बाउंड्रीज। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है कि कितनी बाउंड्री होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्री है। पहली बाउंड्री आती है सेल वॉल और दूसरी आती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, हम पहले सेल मेम्ब्रेन देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब ये आउटर कवरिंग है, बट ये किसकी आउटर कवरिंग है? ये हमारे एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है। किसकी आउटर कवरिंग है? यहाँ पे चलो एक एनिमल सेल ड्रॉ करो। ओके, ये हमारा क्या बन गया? एनिमल सेल बन गया। तो इसकी जो बाहर की लेयर है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये एकदम थिन होती है, पतली होती है, डेलिकेट होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है। और इसी की वजह से कुछ कुछ मटेरियल है वो अंदर आ सकते हैं। जैसे हमारा डोर है, ठीक है। डोर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को अंदर ही आने देता है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग घर खोल के बैठ गए, ओ आओ आओ सब लोग आओ, आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, ऐसा थोड़ी करते हो, नहीं ना। सिर्फ जिसको आप लोग जानते हो, ट्रस्ट वर्दी है, उसी को घर के अंदर एंट्री होती है। वैसे ही जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके पास कंट्रोल है कि कौन अंदर आ सकता है कौन बाहर जा सकता है, ठीक है। और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टाफ रूम है, सिर्फ टीचर्स अलाउड होते हैं, स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। वहाँ पे लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन भी कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन लगा देता है कि आप इसके अंदर नहीं आ सकते। समझ आई? और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेएबल। उसका दूसरा नाम है सेमी परमेएबल। समझ आई बात? तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमेएबल और सेमी परमेएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने देती है, ठीक है।
ठीक है। नाउ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। अब ये हमने ये तो देख लिया कि भाई ये बाहर की बाउंड्री है, ये प्रोटेक्ट कर रही है, बहुत थिन है, इलास्टिक है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ लोगों को अंदर आने दे रही क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की। बट ये बनी कैसे है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके आप लोग कुछ देख रहे हो यहाँ पे सर जैसा है, कुछ नीचे टेल बनी हुई है, नीचे भी कुछ टेल बनी हुई है, फिर सर है, ठीक है। ये क्या है, तो जो ये सर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो हेड होता है ये होता है लिपोफिलिक। कैसा होता है, लिपोफिलिक। लिपो मतलब होता है हमारा लिपिड, और फिलिक मतलब होता है लव। जो लिपिड से प्यार करेगा वो लिपोफिलिक, और वो कौन है यहाँ पर, वो हेड है। ओके, तो मैम ये टेल क्या है फिर, ये होती है टेल। और ये टेल क्या होती है, हाइड्रोफिलिक। क्या होती है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, H2O, और फिलिक मतलब लव। जो वाटर से प्यार करे वो क्या, हाइड्रोफिलिक। ऐसे हाइड्रोफोबिक, फोबिया नाम सुना है, किसी से डर जाना, फोबिया, तो हाइड्रोफोबिक, जो वाटर से डरे। तो इन लिपोफिलिक को हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लिपिड से प्यार करते तो पानी से डरेंगे। वैसे ही जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक है, बट उसको हम लिपोफोबिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पानी से प्यार करती है तो ये लिपिड से डरेगी। समझ आया। अब ये ठीक है, ये क्या है, ये लिपिड से बने हुए हैं, ठीक है। ये लिपिड से बने हुए हैं, इसलिए हम लोग, और ये लिपिड से बने हुए, तो लिपिड से बने हुए की ये एक लेयर है, लिपिड से बने हुए की ये दूसरी लेयर है, और इन दोनों को लेयर को मिला के क्या बोलते हैं, बायलेयर, ठीक है। अब ये जो लिपिड से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, आपने सुना लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही ये लिपिड्स है, ये सिर्फ लिपिड को ही अलाउड करती है। लिपिड या लिपिड से बनी हुई जो चीजें हैं जो लिपिड में डिसॉल्व हो जाती है आसानी से, सिर्फ ये उन्हीं लोगों को अंदर अलाउ करती है। समझ आई इसकी खेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी लेयर है, ऐसे ही पूरी ये ऐसे बनी हुई रहती है। तो ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये अंदर सेल है जिसमें न्यूक्लियस हो गया, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हो गए। तो यहाँ से कौन अंदर आएगा, जो लिपिड जैसा होगा या लिपिड में डिसॉल्व हो जाएगा, वो अंदर आसानी से आ जाएगा। क्यों आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है, जो इसकी बाहर की जो लेयर है, वो लिपिड से बनी हुई है। समझ आई, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। उसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। जो अब देखो, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो थोड़ा रिजिड का होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आया। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको किस किस चीज़ों से बना हुआ है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, ये लिपिड्स की लेयर है। तो ये किन चीज़ों से बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, और सबका अपना अपना फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो अभी हमने देखा था बाउंड्री में कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बाउंड्री तो क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जो अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको बाहर के इन्वायरमेंट से बचाएगी, ठीक है। ये शेप भी प्रोवाइड करेगी, ओके। इट सेपरेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यस अभी बोला था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फ्लेक्सिबल होती है, क्यों होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी वजह से ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये क्या, उसके अलावा क्या करती है, ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ओके। एंड बीइंग सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से ये कंट्रोल करती है मूवमेंट को, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा,
ओके अब इसके मेन फंक्शंस हम लोग देखते हैं। हाँ ये मेन है, बट इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है उनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई भी एक चीज़ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाएगी। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे टेक प्लेस करेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो उसमें पहला होता है डिफ्यूजन। क्या आया है पहला? पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में कोई भी चीज़, अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है मतलब ट्रांसफ़र होगी, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगी, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब उसमें डिफ्यूजन देख रहे हैं हम लोग कि वो डिफ्यूजन की तरह कैसे होगी। तो कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से, कहाँ से बोला है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। कभी परफ्यूम लगाया है, डीओ लगाया है, कभी स्प्रे देखा है, तो उसमें क्या होता है जब आप उसको पुश करते हो, ठीक है, तो क्या होता है जो अंदर की जो गैस है वो बाहर आती है। ऐसे होता है कि अंदर की जो गैस है वो बाहर जाएगी। तो वो कैसे हुई? जो अंदर जो उस ये जो परफ्यूम बॉटल थी, ठीक है, एक ऐसे बॉटल बनाते हैं, ठीक है, अभी जो परफ्यूम बॉटल थी जब आपने इसको पुश किया तो जो अंदर का जो मटेरियल था वो क्या हुआ? वो बाहर आया, क्योंकि जो अंदर गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। और कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करेगी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ओके, so anything which transfer or travel from higher concentration to lower concentration उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब डिफ्यूजन में सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों चीज़ का डिफ्यूजन हो जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? गैस हो, चाहे क्या बोला, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कोई भी चीज़ हो, तीनों का डिफ्यूजन ईजली हो जाएगा। बट जो गैस का डिफ्यूजन होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के प्रोसेस में, डिफ्यूजन प्रोसेस से कंपैरेटिवली जो गैस का डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन तीनों का होगा। और लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज़, सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई चीज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्यूजन बोलेंगे। ओके, चलो अब आगे देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? अब हमने बोला डिफ्यूजन तीनों का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, बट ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस में सिर्फ किसका होता है? लिक्विड। क्या होगा? ओनली लिक्विड। ठीक है, अब सेम चीज है, इसमें भी क्या होगा? द थिंग्स और द फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर होगा या ट्रेवल करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ओ, इसमें एक नया वर्ड आ गया, क्या? सिलेक्टिव परमेबल। यस, डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी मेम्ब्रेन हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, कोई भी मीडियम हो, कोई भी चीज़ अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल कर रही है तो हम लोग उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। बट ऑस्मोसिस में एक नया वर्ड आता है, सिलेक्टिवली परमेबल। अगर आपको डेफिनेशन में ऐसा दिखता है कि कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल कर रही है बट थ्रू द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, आंसर होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हमने कहाँ देखा था? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। और यहाँ क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ द फ्लूइड, मतलब लिक्विड का ट्रांसफर। अगर लिक्विड का ट्रांसफर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसमें भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। यस बच्चों, इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, बट कैसे जाएगा? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से, उसके थ्रू जाएगा। समझ आई बात? आगे चलते हैं।
पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक तरह का डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो आसानी से किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ये तो पता है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक चीज़ का जहाँ पर ज़्यादा बिल्डअप हो और एक चीज़ जहाँ पे कम हो, ठीक है। इसके लिए हमने स्प्रे बॉटल का एग्जांपल लिया था कि स्प्रे बॉटल के अंदर, परफ्यूम के अंदर बहुत सारा स्प्रे है और बाहर तो नहीं है, तो जब हम उसको पुश करेंगे तो आसानी से ट्रैवल कर लेगा ना। वैसे ही अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कोई एक टब है, कोई दूसरा टब है, ठीक है। अगर आप उसको वहाँ से थोड़ा सा पिन जैसा कुछ होल कर दो तो आसानी से अब जो पानी है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ से वो चलकर जहाँ पानी कम प्रेजेंट होगा वहाँ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रैवल करना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक जस्ट एग्जाम्पल के जैसे बता रही हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव, नाम ही है एक्टिव, तो एक्टिव मतलब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या चाहिए इसको? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब तक हमने देखा कि जो चीज़ें थी वो कैसे ट्रैवल कर रही थी, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रही थी, तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए था, वो आसानी से आराम से जा पा रहा था। कोई चीज़ स्लोप है, आपने पहाड़ चढ़ लिया, ठीक है, अब आपको पहाड़ उतरना है, तो पहाड़ उतरने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फटाफट उतर जाओगे, बट आपको चढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर आप कोई हिल स्टेशन चढ़ रहे हो, कोई ट्रैवलिंग, कोई हाइकिंग कर रहे हो, तो ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उतरने के लिए तो आप फटाफट उतर जाओगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही होता है, ये उल्टा चलता है। कैसे? ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करता है। मतलब ये नहीं देख रहा, ओ भाई तुम लोग ज़्यादा हो तो मैं क्या करूँ, मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा, यहाँ कम है तो कम रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ज़्यादा में ही जाऊँगा, ठीक है। तो अगर ये अब कम से ज़्यादा में जा रहा है, अगर आप नीचे खड़े हो और आपको पहाड़ चढ़ना है, तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है एटीपी। एटीपी क्या है मैम? एटीपी सेल की एनर्जी है। जैसे हमें कुछ चाहिए तो हमारी करेंसी क्या है? रुपीस, हम रुपीस में लेना देना करते हैं। वैसे ही सेल की जो करेंसी है वो एटीपी है। सेल इस एटीपी के करेंसी से ही लेना और देना करता है। समझ आया? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी मतलब हमारा एटीपी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर एक चैनल होगा। चैनल मतलब कोई भी एक गेट समझ लो, ठीक है। पर ये गेट है ना, स्पेशलाइज कर लिया कि भाई ये गेट सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का गेट रहेगा। किसका रहेगा? सोडियम और पोटेशियम का गेट। तो इसलिए इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम दे दिया? सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें क्या होता है? 3 सोडियम अंदर आएगा, 2 पोटेशियम बाहर जाएगा। चाहे बाहर कितने ही सोडियम हो और चाहे अंदर कितने ही ज़्यादा सोडियम हो, अंदर सिर्फ सोडियम प्रेजेंट है, तो भी क्या करेगा? ये अंदर लेके आएगा सोडियम को, ये उल्टा चलेगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको क्या चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए। किसकी रिक्वायरमेंट है? इधर एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इसको एनर्जी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी ये अंदर और सोडियम लाएगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा।
इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो याद रखना है, एक्टिव मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एटीपी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी क्या होती है, एटीपी सेल की करेंसी होती है, सेल एटीपी के फॉर्म में ही लेना देना करता है। ठीक है, अब इसको एनर्जी एटीपी क्यों चाहिए, क्योंकि ये उल्टा चलता है। उल्टा कैसे मैम, हर अभी तक हमने देखा कि सारे हायर से लोअर जा रहे थे, ये उल्टा चलता है, लोअर से हायर जाता है, ये ऊपर चढ़ाई कर रहा है, इसलिए इसको एटीपी चाहिए। समझ आए, उसका एग्जाम्पल होता है ये सोडियम पोटेशियम पंप। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंडोसाइटोसिस। हमेशा एक चीज याद रखना, एंडो मतलब अंदर, इनसाइड। ठीक है, एंडो मतलब हमेशा याद रखना है इनसाइड और अंदर, और साइटोसिस मतलब सेल या साइटोप्लाज्मा, सेल के अंदर। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर अंदर आ रही है तो वहां पे क्या होगा, एंडो वर्ड यूज होगा। और एंडोसाइटोसिस है मतलब कोई भी चीज सेल के अंदर आ रही, इसलिए उसको एंडोसाइटोसिस बोला है। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस में हमने दो देखने हैं, एक फेगोसाइटोसिस है और एक पिनोसाइटोसिस है। जो फेगोसाइटोसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल ईटिंग, और जो पिनोसाइटोसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। ऐसे याद रखना, पीनो मतलब पानी और पानी मतलब ड्रिंकिंग, तो पिनोसाइटोसिस मतलब पानी पीना, सेल ड्रिंकिंग, फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। अब मैम ये लोग पानी ये खाना खाते कैसे हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो रेड में ड्रॉ किया हुआ है ना वो आपका फेगोसाइटोसिस होगा, जो ये लाइट ग्रीन थोड़ा सा कलर है ना ये आपका पिनोसाइटोसिस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर उसको कुछ सामान दिखा, कोई चीज दिखा जो हमें सेल के अंदर चाहिए, तो उसमें जो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन है ना अपने आप में ना ऐसा थोड़ा सा इनवर्ड, थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल के पास जाएगी और उसके आसपास ऐसा थोड़ा सा इनवर्ड में फोल्ड हो जाएगी, और धीरे धीरे करके इस वाली मटेरियल को अपने अंदर ले लेगी, और इसको अंदर लेने के बाद इसको डिफ्यूज कर देगी और इसको अंदर लेके आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो सेल ईटिंग कैसे करते समझ में आया, जो सेल मेम्ब्रेन है ये उस सब्सटेंस के पास जाएगी और धीरे धीरे इस सब्सटेंस अब अंदर फोल्ड होकर धीरे धीरे इस सब्सटेंस को अंदर ले लेगी और फिर एक वेसिकल के फॉर्म में उसको डिटैच कर देगी और फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सेम ये सेल ड्रिंकिंग में करती है, इसमें भी यही होता है कि बाहर कुछ इसको दिखा, लिक्विड दिखा, फ्लूइड दिखा, उसको ये धीरे धीरे अपने अंदर लेगी और अंदर लेकर उसको डिटैच होकर उसको वेसिकल के फॉर्म में अंदर सेल के अंदर छोड़ देगी। समझ आई, तो ये होता है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हम लोग बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, फेगोसाइटोसिस को हम लोग बोलते हैं सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस को हम लोग बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। अब आगे चलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब होता है सेल वॉमिटिंग। एक्सो मतलब याद रखना है आउटसाइड, एंडो मतलब क्या था, इनसाइड, एक्सो मतलब क्या होगा, आउटसाइड। तो सेल वॉमिट कर रहा है मतलब एक्सपेल, बाहर निकाल रहा है, तो वो भी सेम है। क्या होगा उसके अंदर, अगर कोई वेस्ट मटेरियल है जो सेल को नहीं चाहिए, क्या बोला, अगर कोई वेस्ट मटेरियल है जो सेल को नहीं चाहिए तो सेल क्या करेगा, सेल उस वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर ही एक
वेसिकल बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा और उस सर्कल के अंदर उसको एनक्लोज कर लेगा। वो धीरे 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 उस सर्कल को सेल मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगा और फिर डिफ्यूज कर देगा और फिर ऐसे करके इसको बाहर छोड़ देगा। इसको बोलते हैं सेल वॉमिटिंग। मतलब कैसे मैम, अंदर क्या है जो नहीं चाहिए। कभी कभी हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, कुछ समझो बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया जो अंदर सेल को नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, उसके आस पास जाके उसको एक वेसिकल के अंदर रख लेगा और उस वेसिकल को धीरे धीरे मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगा और डिफ्यूज करवा देगा। ठीक है, कोई ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स है जो अब ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको भी ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको बाहर फेंको। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। उसका दूसरा नाम क्या है, सेल वॉमिटिंग। समझ में आया? तो ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो है फंक्शन थे, किसके फंक्शन थे, सेल मेम्ब्रेन के। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। किसका डिफरेंस बिटवीन है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। ठीक है, अभी हमने देखा डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज फॉर 3 मीडियम विच इज गैस, लिक्विड और सॉलिड। बट जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम के लिए यूज होता है। ठीक है, डिफ्यूजन के अंदर कोई सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। ये विदाउट सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के डिफ्यूज हो जाता है, बट ऑस्मोसिस में हमें सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए। समझ आई बात? तो मेन डिफरेंस यही है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, तीनों मीडियम यूज होते हैं, ऑस्मोसिस में सिर्फ एक ही मीडियम यूज होता है। डिफ्यूजन में सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस में सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री खत्म हो गई जिसका नाम था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। प्लांट के अलावा ये बैक्टीरिया और फंगस में भी प्रेजेंट होती है, बट ये एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होती है। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, देखो, इट इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ, किस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंगाई में प्रेजेंट है और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो, ये सेल की वजह से ही, इस बाउंड्री की वजह से ही हम आंधी तूफान वगैरह से बच रहे हैं। वैसे ही सेल इस बाउंड्री की वजह से ही बाहर के इन्वायरमेंट से बचा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। प्लांट के अंदर ये जो सेल वॉल, प्लांट सभी के अंदर ये जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। ठीक है, तो अभी अचानक से समझो कि ना पानी आ गया, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारा पानी आ गया, तो सेल क्या होगा, फूट जाएगा। तो वो ना फूटे इसके लिए जो उसकी सेल वॉल है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो रिजिड होती है, जिसकी वजह से वो फूटता नहीं है, वो ब्रस्ट नहीं होता, वो ऐसे का ऐसे ही रहता है। उसका जो पानी है वो बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। जैसे कहीं पर ये होता है ना, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, तो बहुत जगह पानी भर जाता है, तो क्या हमारी दीवारें फूट जाती है, कोलैप्स हो जाती है, जो कच्ची होती है वो हो जाती है, बट जो मतलब जो खराब, ऐसा तो हम बोल सकते जो खराब सेल है वो फूट गया, बट जो अच्छा है, सही है, क्या वो खराब हो जाएगा, क्या वो दीवारें फूट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, टूट जाएगी? नहीं ना। क्या होगा, हम लोग उस पानी को बाहर निकालेंगे। तो ये जो वॉल है, ये जो बाउंड्री है, वो क्या कर रही है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बाहर के सराउंडिंग से बचा रही है, हमें बचा रही है, और जो हमारे सेल की बाउंड्री है वो हमारे सेल के ऑर्गेनल्स को बचा रही है। ठीक है, अगर समझो बिल्डिंग है, आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, आप स्कूल में बैठे हो, ठीक है, तो आप स्कूल में आराम से पढ़ाई क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट वॉल। हाँ, टीचर्स है, सब है, फैसिलिटी है, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो, बट बैठने के लिए एक एनवायरनमेंट तो चाहिए ना। तो वो कौन दे रहा है आपको, वो आपको क्या दे रही, कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो वॉल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो वैसे ही ये जो सेल वॉल है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बाहर के सराउंडिंग से बचा रही है। किसको बचा रही है? सेल्स को बचा रही है, ठीक है। और एक किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में होता है, फंगाई में होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। अभी एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रीली परमिएबल। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया था, वो फ्रीली परमिएबल नहीं थी बच्चों। वो क्या थी? वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी। वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को अंदर आने दे रही थी। आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, सिर्फ सिलेक्टेड चीजें ही अंदर जाएगी। बट जो हमारी सेल वॉल है, ये क्या? ये फ्रीली परमिएबल है। ये वाटर हो, सॉल्यूट हो, गैस हो, कुछ भी हो, आ जाओ। ये एक डिफरेंस है, याद रखना इसको, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी वजह से प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। और जो फंगाई है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से फंगस को स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड होती है। ओके, सो अब एक प्लांट है, ठीक है। वो प्लांट खड़ा रहता है, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वो खड़ा रहता है, क्योंकि जो उसकी सेल है, उसके जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। वो उस प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वरना बारिश आएगी, टूट जाएगा, बैंड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हवा चल रही है तेज तेज, प्लांट आसानी से बैंड हो जाएगा। बट उसके अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई थी, और वो सेल्यूलोज क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए प्लांट इरेक्ट खड़ा है, रिजिड खड़ा है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है? हाँ, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब रिजिडिटी प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो सेल्यूलोज से बना हुआ है, उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। और हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, अभी बोला क्योंकि ये फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल है मतलब वाटर हो, सॉल्यूट हो या गैस हो, कोई भी हो, सबको आने देगा, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये फ्रीली परमेबल है, किसी को आने देता है। तो इस पे एंट्री एग्जिट पे किसी का हाथ नहीं है, बट इसका सिर्फ एक काम है कि सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा, शेप देगा, ठीक है। बट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, उसका एक मेन काम था कि वो किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना है, वो ध्यान रखती है। इससे आप ये समझ सकते हो एक एग्जांपल के साथ कि जो घर की आपकी मेन बाउंड्री होती है वो आपकी सेल वॉल है, और जो आपका घर का जो डोर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो गेट है वो क्या कर रहा है? एंट्री और एग्जिट देख रहा है। गेट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, गेट भी प्राइवेसी को रोक रहा है, ठीक है। गेट भी बाहर के टेम्परेचर से बचा रहा है, बाहर के सराउंडिंग से बचा रहा है, बट उसका मेन क्या है कि वो एंट्री और एग्जिट भी देख रहा है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, ठीक है। चलो फटाफट दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। अभी सबसे मेन चीज है कि भाई सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? ओनली इन, मतलब प्लांट और फंगाई में भी होती है, बट ओनली इन प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ। यहाँ पे हम लोग जनरली एनिमल और प्लांट को लेके चल रहे हैं, तो ये फंगाई बैक्टीरिया मैंने लिख दिया है, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। ओके, जो सेल वॉल होती है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है इसमें, ठीक है। और इसमें जो सेल और एनिमल्स में क्या होता है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होता। तो जो सेल वॉल होती है वो किसके बाहर प्रेजेंट है? देखो ये हमारी सेल वॉल है, और इसके अंदर जो रहेगी वो क्या रहती है? वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये अंदर साइटोप्लाज्म है। तो अब इसको देख के लिख सकते हैं कि सेल वॉल किसके बाहर प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, तो आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये किसके बाहर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट है, तो आउटसाइड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो होता है सेल वॉल, ये इसका सबसे मेन काम क्या है? सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ। और इसका मेन काम क्या है? कंट्रोल करना, कंट्रोल टू एंट्री एंड एग्जिट, ओके।
अभी हमने देखा था कि भाई प्लांट को स्ट्रेंथ किससे मिल रही है, सेल वॉल से मिल रही है। वो सेल वॉल कौन किससे मिलकर बनी हुई है, किससे, सेल्यूलोज से। तो किससे मिलकर बनी हुई थी, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और ये किससे मिलकर बना होता है, सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा था किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ, डायग्राम भी देखा था, प्रोटीन एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, मेन प्रोटीन एंड लिपिड्स। ओके, एंड द मेन थिंग, ये फ्रीली परमेबल होता है, फ्रीली परमेबल। बट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल। क्या है बच्चों, सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देना। ठीक है, एक और चीज होती है जो हमारी सेल वॉल होती है, उसको हम लोग नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये रिजिड होती है। वहीं हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग लिविंग में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस समझा। मेन चीज याद रखना है, ये सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन का, फ्रीली परमेबल है। वहीं हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है, एंट्री और एग्जिट देखना, क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमेबल है। गॉट इट। तो हमने आज बाउंड्रीज कवर कर दी, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है उन दोनों को अच्छे से देखा, समझने की अच्छे से कोशिश की। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना। ओके, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको कवर करेंगे।